हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेक्चर नंबर 2। इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकलों को अच्छे न्यूमेरिकलों को ट्राई करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपका उम्मीद सीरीज में दिल से स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रडार ऑल इंडिया 2019। देखिए, सबसे पहले हम थोड़े से बाहर के क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी का लेक्चर नहीं देखा है तो सर्च कर सकते हैं, या एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना प्लेलिस्ट में आप जाकर इस चैप्टर की थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम टोटल 7 रेज के बारे में बात करते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब हमने एक ट्रिक बताई थी कि गिफ्ट, एक्सयूवी और इमरान और मिस्टर रतन, उससे सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो रडार के लिए हमारी कौन सी वेव यूज होती थी, तो उसका नाम था माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव की रडार के लिए एयरक्राफ्ट में, जैसे बॉर्डर पर क्या होता कि जैसे एरोप्लेन कोई लैंड कर रहा है तो हमें किसकी वेव्स की हेल्प से पता लगता है, माइक्रोवेव की हेल्प से हमें इन सारी चीज़ों को पता लगता है। फिर आप इनके बारे में कुछ जानकारी भी लिख सकते हैं। वैसे सिर्फ ये पूछा हुआ, जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है। अब इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका आंसर है माइक्रोवेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एसिलेटेड चार्जेस। हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एसिलेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस होती हैं, और ऐसा ही हमने आपको थ्योरी में भी बताया था। लेकिन हाउ, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एसिलेटेड चार्जेस से कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसिलेटेड चार्जेस एग्जाम्पल होता ओसिलेशन का। जब कोई चार्ज ओसिलेशन करता है, जब कोई चार्ज ओसिलेट करता है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो 2 फील्ड से मिलकर बनती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। हमने बताया था कि जब कोई चार्ज को क्यू से डिनोट करा जाता, कोई रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस करता, कोई रुका हुआ चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता। ठीक है, अब जब कोई मूविंग चार्ज, जब कोई चार्ज मूव करता, ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर ये कोई चार्ज मोशन में है, जब कोई चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी को डिनोट करता। तो जब कोई चार्ज एसिलेशन कर रहा है, जब कोई चार्ज ओसिलेट कर रहा है, तो जब वो रुकता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वो मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ प्रोड्यूस होती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ओसिलेटिंग ही एक एग्जाम्पल होता है एसिलेटेड चार्जेस का। तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एसिलेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसका आप लिखना चाहें तो आप थ्योरी भी इसकी लिख सकते हैं। अब टॉपिक ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एसिलेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस होती हैं। तो हमने बता दिया कि जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब कोई चार्ज मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ प्रोड्यूस होती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? हम यहाँ से यही लिखते हैं। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कंसीडर ए चार्ज, मैं एक चार्ज कंसीडर कर लेता हूं विद, वैसे हमने इसका आंसर थ्योरी में भी लिखवा रखा, विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, इज ओसिलेट, वो ओसिलेट कर रहा है, इज ओसिलेटिंग। ये कंसीडर ए चार्ज विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा, इज ओसिलेट कर रहा हो, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है इन स्पेस में। यानी कि जब कोई चार्ज रुक जाता, जब कोई चार्ज ऐसे मतलब अपनी जगह पर आ जाता, जब स्पेस पर आ जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता।
जैसे चार्ज ओसिलेट करेगा तो एक जगह रुकेगा फिर चलेगा, फिर रुकेगा फिर चलेगा। तो जब वो रुकेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्पेस पर आकर, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वो करेगा मोशन में, मैग्नेटिक फील्ड वो करेगा इन मोशन में। अब मैग्नेटिक फील्ड जब वो मोशन में करेगा और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक साथ प्रोड्यूस होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हम ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स भी जिन्हें हम बोलते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओसिलेट करती हैं, ओसिलेट इन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली बात बिल्कुल सिंपल सी थी, मुझे लगता है आपको क्लियर भी समझ में आ गई होगी। जब कोई चार्ज ओसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है जैसे ओसिलेट वैसे ही तो करेगा, पहले वैसे जाएगा फिर अपनी जगह पर स्थित हो जाएगा। तो जब रुका हुआ चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, चलता हुआ चार्ज, मोशन करता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रुका हुआ चार्ज और चलता हुआ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जब वो एक साथ प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ ओसिलेट करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन यूज्ड फॉर फर्स्ट वाटर प्यूरिफिकेशन और सेकेंड आई सर्जरी। आप वीडियो को पॉज करें और इन दोनों को आप ट्राई करने की कोशिश करें। दिल्ली 2016 का एक क्वेश्चन है और इस चैप्टर से थ्योरिकली क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों का आंसर सेम है। तो कौन सी ऐसी रेज है, आप वीडियो को रोक दें और अगर आपने जैसा आपने कहीं और से नहीं पढ़ा, अब एंड टाइम चल रहा, तो इससे पिछला जो लेक्चर आया था उसमें सारे यूजेस ये लिखवा रखे हैं। तो वाटर को प्यूरिफाई करने में और आई सर्जरी के लिए हमारी यूवी रेज काम आती है, दोनों का आंसर यूवी रेज है। और यूवी रेज ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता फिर, एंड व्हाट इज द प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूजेस, वेवलेंथ, रेडिएशन, सब आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बताने को इसमें बहुत है कि वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है, नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या वो एनर्जी और मोमेंटम को कंज्यूम करती है? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रेवल करती है तो उसे एनर्जी और मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ओसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ओसिलेटिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ओसिलेट करते हैं। क्लियर है? तो उसे एनर्जी और मोमेंटम की जरूरत पड़ती है। यस, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, हम कराने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल वाले भी। नेक्स्ट, हाउ इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड 2017 कि स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो जब हमने आपको नेचर लिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पीड 1/√u0 ε0 इज इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 4 में, अभी नहीं आई वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√u0 और ε0। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उसी स्पीड के इक्वल ट्रेवल करती है, या उसकी भी इतनी स्पीड होती है। तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि ईएम वेव्स आर ट्रेवल, वो ट्रेवल करती हैं इन स्पीड 1/√u0 ε0 के, जो इक्वल है इज इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन
फ्री मीडियम या फ्री स्पेस हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्री स्पेस की, जो हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसी स्पीड से ट्रेवल करती है जितनी कि इस लाइट की स्पीड होती है फ्री स्पेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर माइक्रोवेव कंसीडर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था कि रडार में, एयरक्राफ्ट में, इन सभी चीज़ों में माइक्रोवेव का यूज होता, तो ऐसा क्यों है कि भाई माइक्रोवेव को ही हम यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है, शॉर्ट ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज करंट ऑफ अ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट? CBSE के 2014 का क्वेश्चन। पहले ऐसे ही क्वेश्चन आते थे जब हमने इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन कराया था और उस डेरिवेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ID, वो बराबर होता कंडक्शन करंट या मेन करंट के, कि भाई ID हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, I हम बोलते हैं मेन करंट। तो जो कंडक्शन करंट है वो मेन करंट के इक्वल होता है, यानी कि अगर मेन करंट 0.25 एम्पियर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0.25 एम्पियर होगा। हमसे यही पूछा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो ID = 0.25 एम्पियर। कोई समस्या यहाँ तक? नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेल्डर वियर स्पेशल गॉगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम EM वेव्स, नेम द रेडिएशन। हमें, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा स्पेक्ट्रम जो टॉपिक है, इसमें जो 7 रेज हैं वो सारी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, जैसा आप देख भी रहे होगे। तो फेस मास्क जो हमारे वेल्डर्स होते हैं, जैसे बिजली वगैरह में उस पर जो काम करते हैं, चश्मे वगैरह लगाकर, जैसे रेलिंग लगानी है तो वो जैसे काम करते हैं रेलिंग लगाने का, तो थोड़ा सा आपने ऐसा देखा होगा कि उनके मास्क लगे रहते हैं, जैसे मास्क लगे रहते हैं। ग्लास विंडोज़ टू प्रोटेक्ट, उन विंडोज़ से, जो ग्लास की जो विंडोज़ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन सी रेज का यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से। तो हमारी पता है हमें कि UV रेज, वो कौन सी रेज है? UV रेज है। क्यों? क्योंकि जो UV रेज है वो सन से प्रोड्यूस होती है, वो वाटर प्यूरिफिकेशन में और सर्जिकल मेथड में और आई की सर्जरी में, वो सभी चीज़ों में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेंटेन द अर्थ वार्म। अर्थ को वार्म करने में कौन सी वेव्स का काम आता है? और एयरक्राफ्ट नेविगेशन, अर्थ को वार्म करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स होती है, और एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव का तो मुझे लगे तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा, माइक्रोवेव जिस आंसर आ रहा है, तो माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव वो वेव है जैसे बॉर्डर वगैरह पर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में पहले ही पता लग जाता कि भाई ये जो जहाज़ है वो यहाँ पर आ लिया, तो वो सभी काम माइक्रोवेव की वजह से होते हैं। क्लियर है इतनी बात कि माइक्रोवेव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेव के नाम से जानी जाती है। और माइक्रोवेव जो होती है हमारी, वो उसकी शायद वेवलेंथ जो होती है वो लगभग मुझे लगता कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, वही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 2018 का एक क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है कि हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती है। कैसे? हमने पढ़ा था कि हमारा कुछ डायरेक्शन होती हैं, ये हमारा है x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन, ये है z डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई। और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है। डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। तो
थ्योरी के उसमें लेक्चर में बढ़िया बना था डायग्राम, ये तो हम आपको बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है, ईएफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एमएफ ट्रेवल करती है इन वाई डायरेक्शन में, डॉट डॉट का मतलब है डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ईएम वेव्स ट्रेवल करती है इन जेड डायरेक्शन में। कोई समस्या वाली बात होगी नहीं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि ये बात फिक्स है कि हर दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आएगा, चाहे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लो, चाहे आप बाहर के क्वेश्चन ले लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर यूज्ड इन सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सी वेव्स का यूज होता है, तो वो वेव्स है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द इक्वेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड एम्पियर मॉडिफाइड सर्किटल लॉ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नहीं है, कुछ जो चैप्टर में से जो आया है वो थ्योरेटिकल में से आया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी क्लोज्ड लूप की, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी क्लोज्ड लूप की बराबर होती है यू नॉट टाइम द नेट करंट के। कोई समस्या नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, क्योंकि मैक्सवेल ने 1864 में बता दिया था कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट रुकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता। तो किसी क्लोज्ड लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड क्लोज्ड लूप बराबर होती है यू नॉट टाइम नेट करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के। ये है हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। कोई समस्या यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट वेवलेंथ, जिसकी कम वेवलेंथ है हमें वो बतानी है। सबसे पहले हमें सबसे छोटी वेवलेंथ लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि किसकी सबसे छोटी वेवलेंथ है। सबसे पहले छोटी वेवलेंथ, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता, तो वही हमने आपको ट्रिक बताई थी कि गिफ्ट लिखो, गिफ्ट लिखो, XUV लिखो, XUV लिखो, फिर इमरान लिखो, उसके बाद मिस्टर रतन लिख दो। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता, गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। वेवलेंथ जब हम ऊपर को चलते हैं तो बढ़ती है, नीचे को चढ़ते हैं तो घटती है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ हमारी कौन सी है? माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की पहले सबसे कम वेवलेंथ है, उसके बाद हमारी किसकी है? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की है, और उसके बाद एक्स रेज की है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? माइक्रोवेव की है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। उसके बाद सबसे छोटी माइक्रोवेव की है, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट मतलब सबसे छोटी माइक्रोवेव की। फिर हमारा नंबर इसमें किस में आता? अल्ट्रावायलेट में, और उसके बाद आता एक्स रेज में। क्लियर है? तो शॉर्ट वेवलेंथ जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। नेक्स्ट, हाउ द रेडियो वेव प्रोड्यूस। रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो जब रैपिड इसे बोलते हैं रैपिड एसिलेशन और एसिलेशन और डीएसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन का एसिलेशन और डीएसिलेशन होता है तो हमारी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इंफ्रारेड वो वेव्स होती है जिसकी वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आ जाता, जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। क्लियर है? और ये प्रोड्यूस कैसे होती है? वाइब्रेशन ऑफ
एटम एंड मोलिक्यूल। जब एटम एंड मोलिक्यूल वाइब्रेशन करते हैं तो जो हमारी इंफ्रारेड है वो प्रोड्यूस हो जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम एंड फ्रीक्वेंसी वी इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी, डिटरमाइन बी नॉट ओमेगा के एंड लैम्डा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 ये है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे गिवन क्या है, मुझे ई नोट दे दिया 120 न्यूटन पर कूलम, मुझे v दे दिया 50 मिली हेनरी, तो हमने इसे चेंज कर दिया -3 हेनरी में। उसके बाद मुझे बी नोट निकालना, सबसे पहला केस में मुझे बी नोट निकालना है। तो जो बी नोट है वो बराबर होता है कि भाई जो बी नोट है, जैसे मुझे बी नोट निकालना है तो ई नोट बराबर होगा बी नोट सी के। ई नोट बराबर होता बी नोट सी के। तो ई नोट मेरे पास वैल्यू है 120, बी नोट मुझे निकालना है और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। 3 × 10⁸ ये फिक्स है, तो 120 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू बी नोट। तो 3 4 जा 12 40, तो 40 × 10⁻⁻8 ऊपर जाकर हो जाएगा -8 इज इक्वल टू बी नोट। अब -8, अब हम इसकी वैल्यू घटाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो 4 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू बी नोट। कोई समस्या यहाँ तक? बी नोट की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालनी है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा बराबर होता है 2πf के, तो 2 × 3.14 इंटू, अब हमें या तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दो या तो हमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दो, जब ओमेगा निकल सकता। तो उससे पहले हम निकाल दें k इज इक्वल टू 2π/λ। ठीक है, k इज इक्वल टू 2π/λ। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा ओमेगा का, एक हमने पढ़ा इसका। तो अब निकल कैसे सकता, बेसिक है निकल कैसे सकते हैं आंसर्स। तो k इज इक्वल टू 2π/λ, इसके लिए भी हमें वैल्यू चाहिए, लैम्बडा का भी ये फॉर्मूला। तो इन्हीं वैल्यूज को हमें एडजस्ट करके सारी वैल्यूज को लाना पड़ता। तो सबसे पहले बिल्कुल अभी सोचते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf से मुझे फ्रिक्वेंसी दी होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी v 50 मिली हेनरी, तो ये आ गया 50 × 10⁻⁻3। क्यों? क्योंकि हमने इसे मिली हेनरी में चेंज करा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी जब इसे सोल्व करोगे, 50 की 2 में करोगे आ जाएगा 100, और 100 की 3.14 में करोगे 0 0 0 0 0 1 0 0 3, तो 0 0 0 1 और 3 1 2 1 2, तो 310 आ गया। 310 कैसा आया? 0 1 × 0 0 3, तो 1 और सही है। तो 1 2 310 × 10⁻⁻3। इस वैल्यू को घटाएंगे, इस वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 1 2 10⁻⁻1 ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, 3 × 10⁻⁻1 में इसे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस पॉइंट को, जब -3 है तो वो सोल्व करना पड़ता पॉइंट, तो हमने 1 2 पॉइंट यहाँ लाई, इस वैल्यू को हमने घटाया तो इसे बढ़ाना 3 और 10⁻⁻1। नेक्स्ट हमारा आता, हमें निकालना k। अब k हम कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू बराबर होता है 2πf के, यहाँ से हमने निकाल दिया ओमेगा। अब बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पर k इज इक्वल टू 2π, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे और लैम्बडा निकाल देंगे। लैम्बडा का एक रिलेशन होता है c इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हमने कम छोड़ा है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। c इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा, c होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, v मेरे पास दे रखा है 50 मिली हेनरी, तो 50 × 10⁻⁻3 अपॉन लैम्बडा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ये यहाँ पर आ जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 50 × 10⁻⁻3
अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻8 खाली, तो 3 1 जा 3। तो यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यू यहाँ से निकल कर आपके आ जाएगी। जब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी तो k = हो जाएगा 2 इंटू 3.14, और यहाँ पर जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो k की भी निकल जाएगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करें, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, स्पेस की कमी है यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ID से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला ID = ε0 d∅E/dt होता। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो कोई करंट नहीं है, एम्पियर सर्किट लॉ की डेंसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आर दी करंट विच कम्स एक्सटेंसिव व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो एक्सटेंसिव आता, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जब हम उसमें कंडक्शन करंट को ऐड कर देते हैं, व्हेन एड्स द कंडक्शन करंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता। ये थ्योरी में भी आपको क्वेश्चन करा दिया, फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखवा दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आप थ्योरी की वीडियो देख लें, यह मैं आपको बना ही देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2019 में आया। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये बना दिया आपने x डायरेक्शन, ये बना दी y डायरेक्शन, ये बना दी z डायरेक्शन। तो यहाँ से आप ऐसे बना के चलें, ऐसे, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ऐसे चलती हैं, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। नोट करें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस बम्बार्डेड ऑफ मेटल। जब मेटल कोई बम्बार्ड करता तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ रखा है। हमने आपको बताया था जब मेटल बम्बार्ड करने लगता है तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन 2019 में CBSE में पूछा गया था कि जब कोई मेटल बम्बार्ड करने लगता तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैक्सवेल ने सारे मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर स्टडी कर ये 4 मतलब इक्वेशन निकाली थी। सबसे पहली थी कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, और एक उन्होंने निकाली थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलती थी कि किसी क्लोज्ड लूप के अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 0 के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस लॉ था वो बोलता था कि जो फ्लक्स होता किसी क्लोज्ड लूप के अराउंड वो 1/ε0 बराबर होता। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी क्लोज लूप के अराउंड वो बराबर 0 होती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर दी वीडियो करें। हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है।